दोस्तों आज हम एक ऐसे को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। दोस्तों इस ऐसे को लिखा है एक केनियन नॉवेलिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट गुगी वा थियांग ने। इसको पब्लिश करवाया गया था 1986 में और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। दोस्तों डीकॉलोनाइजिंग का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी उपनिवेशवाद से, यानी कि जो बाहरी ताकत है, जो बाहरी साम्राज्य हैं, उनसे आज़ादी। और दोस्तों माइंड का मतलब आप समझ रहे होंगे मन, यानी कि मन की आज़ादी। दोस्तों कुल मिलाकर राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि केवल शारीरिक आज़ादी ही आज़ादी नहीं होती, उससे बढ़ के मानसिक आज़ादी होती है और ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि शारीरिक आज़ादी। और किसी भी इंसान को फुल फ्रीडम तब मिलती है जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फ्री हो। दोस्तों इस ऐसे के जरिए राइटर ये समझाना चाहते हैं कि कैसे ब्रिटिश लोग हमारे देश में आकर अपनी कॉलोनी बसाते हैं, यानी कि अफ्रीका में, और फिर अपनी चीज़ों को हमारे ऊपर थोपते हैं, यानी कि अपने कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ को फोर्स करते हैं कि अफ्रीका के नेटिव लोग उन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले राइटर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज कितना प्रभावशाली होता है किसी भी कल्चर को खत्म करने के लिए। दोस्तों राइटर का कहना है कि जो विदेशी भाषा हमें ब्रिटिशर्स ने दी है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, यानी कि हमारे लिए पूरी तरह से विनाशकारी है, मानसिक और सांस्कृतिक दोनों तरीकों से। और अफ्रीका में भी यही हो रहा है। जो कॉलोनाइजर्स हैं, यानी कि उपनिवेशवादी लोग, वो लोग अपनी भाषा अफ्रीका के बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं और अंग्रेजों की ही भाषा यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से अफ्रीका के बच्चे अपने खुद के कल्चर को भूल रहे हैं और इंग्लिश कल्चर को अपना रहे हैं। और यही वजह है कि वो दो तरह के कल्चर में फंस गए हैं, एक उनका खुद का कल्चर और एक विदेशी कल्चर। इसलिए अफ्रीका के ये बच्चे अपने ही देश में विदेशी बन गए हैं। आगे राइटर कहते हैं कि भाषा एक साथ दो काम करती है। पहला तो ये कि ये विचारों के आदान प्रदान में सहयोग करती है और दूसरा ये कि इसके जरिए हम अपनी संस्कृति को जान पाते हैं। अगर कम्युनिकेशन के जरिए समझा जाए तो भाषा के तीन पहलू होते हैं। पहली भाषा वो है कि जो मानव के बीच में संबंध प्रकट करती है, दूसरी भाषा वो है कि जो समाज में आप बोलते हैं लोगों से, और तीसरी भाषा लिखित भाषा है। और इन सभी के बीच लिखित भाषा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके जरिए हम अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। लिखी गई भाषा के माध्यम से ही हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। इसीलिए जब उपनिवेशी लोग किसी देश में आते हैं, अपनी कॉलोनीज बसाते हैं, तो वो हर तरह से उनको गुलाम बनाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो हर तरह से उस राष्ट्र पर कब्जा पाना चाहते हैं। इस तरह से वो आर्थिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से सब कुछ हड़प कर खुद को शक्तिशाली बना देते हैं और फिर वो अपनी भाषा का प्रचार करके वहाँ की पूरी संस्कृति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग अपनी पूरी संस्कृति को ही भूल जाते हैं और फिर उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के बाद वे विदेशी ताकतें और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। और अफ्रीका में भी कॉलोनाइजर्स ने यही किया है। उन लोगों ने अपने कल्चर और लैंग्वेज को अफ्रीकन कल्चर और लैंग्वेज से ज्यादा सुपीरियर बताया और इस तरह से उनका आर्थिक, मानसिक और भौतिक हर तरह से कंट्रोल हो जाता है अफ्रीका के लोगों और वहाँ के बच्चों के ऊपर। राइटर कहते हैं कि अफ्रीकन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है स्कूली शिक्षा का, क्योंकि स्कूली शिक्षा के जरिए ही जो अफ्रीका की स्थानीय भाषाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जो अफ्रीका के बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर में खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक भी जाता है। स्कूल में पढ़ाई जा रही विदेशी भाषा और घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, लोकल लैंग्वेज अफ्रीका की, इन दो भाषाओं और दो कल्चर के जरिए बच्चे खुद को एक डायरेक्शन में डेवलप नहीं कर पाते और वो हमेशा इन दो संस्कृतियों में फंसकर हमेशा भ्रमित रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें कभी भी सामाजिक एकता और एक रूपता नहीं आ पाती है। इस तरह से स्कूल के अंदर जो विदेशी भाषा उनके ऊपर थोपी जा रही है वो उनकी खुद की भाषा और संस्कृति से बहुत अलग है और ये अंतर हमेशा बना रहता है। राइटर शेक्सपियर और टॉल्स्टॉय के बारे में भी बात करते हैं कि भले ही उन लोगों ने इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हों, लेकिन उनकी रचनाएं भी अलग भाषा में है, उनकी खुद की इंग्लिश भाषा में है। इस तरह से उनकी रचनाएं भी एक रूपता के बजाय हमें हमेशा अंतर ही दिखाती रहती हैं। राइटर आगे कहते हैं कि अफ्रीका का हर एक बच्चा विदेशी चीज़ों से इतनी बुरी तरह से घिर चुका है, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति से, कि वो खुद को उन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है और उसके पूरे वातावरण में अंग्रेजी विचार ही दिखाई पड़ते हैं। और यही सब वजह है कि वो बच्चा खुद को नहीं समझ पाता, ना ही कभी अपने समाज को समझ पाता है, ना ही कभी इतिहास को। और ये सभी चीज़ें अफ्रीकन बच्चों के ऊपर इस तरह से थोपी गई हैं कि वो कभी मिट ही नहीं सकती। इसके बाद राइटर अफ्रीकन राइटर को भी क्रिटिसाइज करते हैं।
वे कहते हैं कि अभी जितने भी नए राइटर्स हो रहे हैं वो लोग अपनी भाषा में चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो लोग भी विदेशी भाषा में ही लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी भी विदेशी भाषा को ही पढ़ रही है। आगे वो कहते हैं कि जो अफ्रीका के दार्शनिक और विचारक हैं वो लोग अफ्रीका के लोगों को अछूत मानते हैं और खुद को हमेशा श्रेष्ठ समझते हैं, वहीं अफ्रीका के लोगों को गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से उनके ओपिनियंस अफ्रीकन लोगों के लिए खतरनाक और अपमानजनक ही रहे हैं। इस विषय पर आगे हेगल कहते हैं कि अफ्रीकन लोगों के द्वारा जो भी रचनाएं इंग्लिश में की गई हैं, यानी अफ्रीकन लोगों ने जो भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं, वो चीज़ें एक सामान्य अफ्रीकन के लिए विदेशी ही रहेंगी, क्योंकि वो विदेशी भाषा में लिखी गई हैं। इसलिए राइटर बाकी राइटर्स को ये समझा रहे हैं कि अफ्रीका का जो भी गौरवशाली इतिहास रहा है उसको हमें विदेशी भाषा में नहीं बल्कि अपनी खुद की अफ्रीकन भाषा में लिखनी चाहिए, क्योंकि यह अफ्रीका का अपना साहित्य है। आगे वो कहते हैं कि अभी भी हमारी जो स्थानीय भाषा है वो सुरक्षित है, नहीं तो अफ्रीका की संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो गई होती। इसलिए हमें अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा पूरी तरह से पक्षपात से भरी है, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने जो भी रचनाएं की हैं उसको उन्होंने अपने फेवर में लिखा है और उसमें उन्होंने हमारे कल्चर और हमारे लैंग्वेज को निगेटिव तरीके से दिखाया है।